हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जून लास्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा टाइम से आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पा रही थी। उसके पीछे कुछ रीजन था, कुछ पर्सनल काम था जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिल पा रही थी। तो फाइनली जो एक महीने से ज़्यादा का अज्ञातवास था मेरा, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग जहाँ पर जो चीज़ें छोड़े हुए थे वहीं से वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। मैं बीच बीच में आप लोगों से बातचीत भी करता रहता था लाइव आकर और कम्युनिटी टैब में, जहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा था वो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई ही जानी थी। ठीक है ना। तो आज हम लोग वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जून लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद में जून की जो पीडीएफ है ये अपने ऐप पर डाल दी जाएगी। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा वो ऐप पर जाकर पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगस्त की जो चीज़ें हैं, अगस्त को हम लोग पैरेलली लेकर चलेंगे। अगस्त फर्स्ट वीक जैसे कंप्लीट होगा आप लोगों को अगस्त की वीडियो मिल जाएगी। जून कंप्लीट हो जाने के बाद में अगस्त पैरेलली चलता रहेगा और जो बचेगा जुलाई का, ठीक ना। जुलाई के जो वीडियोज़ हैं वो बीच बीच में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 10-15 दिन के अंदर जुलाई भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगस्त चलता रहेगा, जून का आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर ही ले रहे हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पर हम लोग आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई की गाइडलाइंस डिस्कस करते थे। उसमें भी 3 या 4 वीडियो से ज़्यादा हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए थे। वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने वापसी कर ली है। जिस तरीके से हम लोगों ने जहाँ पर जो चीज़ें छोड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, आज हम लोगों ने जो है जून लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देखना है। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे उसका आंसर एक बार आप लोगों को खुद से देने की भी कोशिश करनी है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा कि कान खोलकर वीडियो को सुनना। मुरारी बापू की कथा के तरीके से, सत्यनारायण स्वामी की कथा के तरीके से मत सुनना कि लास्ट में पंजीरी और चरणामृत आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना। एक्टिव मोड में रहा करो। आप लोग जब भी पढ़ाई करो, किसी भी चैनल से पढ़ाई करो, कहीं से भी कोई भी वीडियो देखो, अगर आप लोग कोई भी एजुकेशनल वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप लोग हमेशा एक्टिव मोड में रहो। जो कुछ भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसको सुनो, उसको नोट डाउन करो। ठीक। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। To provide loans to the MSMEs, which bank has signed an MOU in June 2021 with National Small Industries Corporation NSIC under NSIC Bank Credit Facilitation Scheme। ठीक है, MSMEs को ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने जून 2021 में NSIC बैंक क्रेडिट सुविधा योजना के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। NSIC बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम, क्या है ये स्कीम? तो इस स्कीम के तहत में जो NSIC है, NSIC मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो जो NSIC है वो MSMEs को जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, उसको MSMEs को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए NSIC जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ में MOU साइन करते हैं। ठीक, किसके तहत में? NSIC बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत में। ये जो बात हो रही है यहाँ पर NSIC बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम, इस स्कीम के तहत में क्या होता है? इस स्कीम के तहत में NSIC जो है वो MSMEs को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन सबके साथ में MOU साइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो राज किरण राय जी, मैं लिख दे रहा हूँ राज किरण राय जी। ठीक है ना, ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की क्या होगी ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। यहाँ पर बात हुई है NSIC की, तो NSIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? NSIC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आशीर्वाद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चाइल्ड ऑर्फन्ड इन कोविड-19। कोविड-19 में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा आशीर्वाद योजना जो है शुरू की गई है? इसमें पूछा गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर से उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज होस्टेड बाय द IIT मुंबई इन जून 2021? जून 2021 में IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन का विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी जून 2021 में जो IIT बॉम्बे के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ का जो एक कॉन्फ्रेंस मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था, उसकी थीम क्या है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ की एक कॉन्फ्रेंस जून में होस्ट की गई थी जिसकी थीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और 2021 के लिए जो चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की वो इंडिया के पास में है, ये लगातार हर बार आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में, कहाँ पर है? संघाई चाइना में। तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है साइंड बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद विच बैंक इन जून 2021। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जून 2021 में किस बैंक के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट क्या होता है आप लोगों को भली भांति अभी तक ये पता चल गया होगा, लगातार पिछले कई वीडियो में हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हेडक्वार्टर की हम लोग अगर बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी वैद्यनाथन, ठीक है ना, वी वैद्यनाथन जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, किसके? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये किसको किसको मर्ज करके कैसे क्या बनी हुई थी? ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे किसके किसके मर्जर के बाद में ये बनी हुई थी? तो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट, आईडीएफसी बैंक मैं लिख दे रहा हूँ, आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट, ठीक ना। कैपिटल फर्स्ट को 2018, इन दोनों को 2018 में मर्ज करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक। और यहाँ पर बात हुई है किसकी? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की भी बात हुई है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में किया हुआ है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी टैगलाइन की बात करें तो सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन हो जाएगी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग एमडी और सीईओ की बात करें अगर, तो प्रकाश चंद्र कंडपाल, प्रकाश चंद्र कंडपाल ये जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। आईडीएफसी बैंक के बारे में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में यहाँ पर हमने आप लोगों को बता दिया, इसका हेडक्वार्टर, इसकी टैगलाइन, इसके एमडी और सीईओ, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक और यूको बैंक, इनका हेडक्वार्टर और इनके एमडी सीईओ एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेम द फाइनेंशियल स्कीम विच वॉज रिलॉन्च्ड बाय द सीएम ममता बनर्जी फॉर डबलिंग फार्मर्स एड टू 10,000 रुपीज़ 10,000। उस वित्तीय योजना का नाम बताइए जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों की सहायता को दुगना करके 10,000 रुपये करने के लिए फिर से शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। एक स्कीम वेस्ट बंगाल में पहले से चलाई जाती थी जिसको अभी जो है रीलॉन्च किया गया है, फिर से लॉन्च किया गया है सीएम ममता बनर्जी के द्वारा। और इस बार जो है जो किसानों को सहायता दी जाने वाली उसको डबल करके उसको दुगना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो वो स्कीम कौन सी है जो पहले से ही चलती आ रही है जिसको भी ममता बनर्जी के द्वारा रिलॉन्च किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कृषक बंधु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृषक बंधु इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखना बड़े कंफ्यूजिंग है तो यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, कृषक बंधु इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सीएम ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की हैं, ये कैपिटल कोलकाता हो जाएगी। जगदीप धनखड़ जो है वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ए क्रेडिट बिल्डर प्रोडक्ट स्टेप अप क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक इन द पार्टनरशिप विद पैसाबाजार.com। पैसाबाजार.com के साथ साझेदारी में किस बैंक के द्वारा एक क्रेडिट बिल्डर उत्पाद स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसबीएम बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एसबीएम बैंक इंडिया, ठीक है ना। और इस स्कीम के तहत में एफडी के अगेंस्ट में जो है ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट होगा उसके अगेंस्ट में जो है ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद रखना है, किसके किसके पार्टनरशिप में ये चीज़ें लॉन्च की गई, बस इतना जानना जरूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हुई एसबीएम बैंक इंडिया की, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिद्धार्थ रथ जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। As per RBI's recent report named State of Economy, what is India's rank in terms of the shares of surplus transferred from central banks to government? RBI की हालिया रिपोर्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी के अनुसार केंद्रीय बैंकों से सरकारों को हस्तांतरित अधिशेष के शेयरों के मामले में भारत की क्या रैंक है। ये हिंदी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, क्वेश्चन का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिलेबरेट कर दे रहा हूँ। पहली बात ये कि अभी आरबीआई ने एक अपनी रिपोर्ट लॉन्च किया था, रिलीज़ किया था। किस नाम से वो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी तो ये पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना।
स्टेट ऑफ इकोनॉमी से आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी और ये पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो आरबीआई का सरप्लस अमाउंट होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के मामले में जो है कौन सा इंडिया की कौन सी रैंक थी। मतलब कि जो भी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक्स होती हैं जो उसका सरप्लस अमाउंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस मामले में इंडिया की क्या रैंक है इस रिपोर्ट के अनुसार, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड रैंक इंडिया की हो जाएगी, ठीक ना। आरबीआई ने स्टेट ऑफ इकोनॉमी से एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के में एक कैटेगरी थी, ये रिपोर्ट जारी की गई, इसकी एक कैटेगरी थी जिसमें कि विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना सरप्लस अमाउंट दिया गया है, ये कैटेगरी थी। और इस कैटेगरी में इंडिया सेकंड नंबर पर रहा, टर्की फर्स्ट नंबर पर रहा। फर्स्ट नंबर पर कौन है? टर्की, ठीक ना। टर्की के जो सेंट्रल बैंक है उसने जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया इस मामले में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया की रैंक फोर्थ थी ना। जो अभी इंडिया की रैंक सेकंड है, फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये इंडिया की फोर्थ रैंक पर थी। और आरबीआई की भी यहाँ पर बात हुई है। तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आरबीआई का स्थापना दिवस कब है, तो 1 अप्रैल 1935, ठीक ना। 1 अप्रैल 1935 1935 में जो है आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट है। आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। Which bank was fined by the RBI with the penalty of rupees 10 lakh for not complying to RBI's norms, ठीक है ना। आरबीआई के मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ये इसमें पूछा है। और इसका ये बात हो रही है जून की, ठीक है ना, ये जून में, ठीक है ना। जून 2021 में आरबीआई के मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुणे इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पुणे इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने भी हाल ही में जून में जो है 3 बैंकों पर प्रतिबंध फाइन लगाया हुआ था, ठीक ना। क्यों लगाया गया था, तो आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं उसको नहीं पालन करने के कारण ये लगाया गया था। तो पुणे इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने का फाइन लगाया गया, 10 लाख रुपए का, ये इसमें पूछा गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर ए देखिए, बारामती सहकारी बैंक की भी बात हुई, इस पर भी आरबीआई के द्वारा फाइन लगाया गया है और इस पर जो फाइन लगाया गया है 1 लाख रुपए का। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बारामती सहकारी बैंक पर कितने का फाइन लगाया गया जून 2021 में आरबीआई के द्वारा आरबीआई नॉर्म्स का पालन ना करने के कारण, तो ये भी यहाँ पे याद रखना। दूसरा जो है वो मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें इस बैंक पर भी जो है आरबीआई के द्वारा फाइन लगाया गया। कितना लगाया गया, 12 लाख रुपए का, ठीक है। तो मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर 12 लाख रुपए का, बारामती सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का, पुणे इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए का फाइन आरबीआई के द्वारा लगाया गया जून 2021 में आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई की जो नॉर्म्स हैं उसको पालन ना करने के कारण। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, एसबीआई कार्ड्स एंड व्हिच कंपनी हैज पार्टनर्ड टू लॉन्च ए को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड टू ऑफर शॉपिंग रिवॉर्ड्स टू इट्स प्रीमियम कस्टमर्स। अपने प्रीमियम ग्राहकों को शॉपिंग रिवॉर्ड देने के कारण एसबीआई कार्ड्स और किस कंपनी ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा फैब इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फैब इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई कार्ड और फैब इंडिया ने अपने प्रीमियम कस्टमर्स को शॉपिंग रिवॉर्ड देने के लिए ये को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना। और इसके तहत 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे और दोनों क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रहेगा, तो पहले का नाम रहेगा फैब इंडिया एसबीआई कार्ड, मैं लिख दे रहा हूँ फैब इंडिया एसबीआई कार्ड, ठीक है ना। 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, पहले का नाम रहेगा फैब इंडिया एसबीआई कार्ड और दूसरे का नाम क्या रहेगा, फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसके आगे सेलेक्ट रहेगा, ठीक है ना। फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सेलेक्ट, ये दोनों कार्ड जो है लॉन्च किए जाएंगे। एसबीआई कार्ड की यहाँ पर बात हुई है, तो एसबीआई कार्ड की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो राम मोहन राव आमरा, ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1998 में एसबीआई कार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी फैब इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू सपोर्ट फिनटेक कंपनीज इन इंडिया व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद एफ्थोनिया लैब इन जून 2021। भारत में फिनटेक कंपनियों का समर्थन करने के लिए, फाइनेंशियल कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए जून 2021 में किस बैंक ने एफ्थोनिया लैब के साथ में भागीदारी की है, ऑप्शन नंबर डी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। इंडिया में जो भी फिनेंशियल सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए, इंडिया के फिनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फिनटेक कंपनीज जो हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स जो हैं, उनको फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यस बैंक और एस्टोनिया लैब ने पार्टनरशिप किया हुआ है। यस बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार, ठीक ना, प्रशांत कुमार जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं यस बैंक की, तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। यस बैंक के बारे में मैंने बता दिया। एसबीआई, बीओबी, पीएनबी और एक्सिस बैंक के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अनंत बरुआ एंड एसके मोहंती have recently got a service extension of how many years as the whole time member of SEBI। अनंत बरुआ और एसके मोहंती को हाल ही में सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कितने वर्षों का सेवा विस्तार मिला हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 2 ईयर्स। ये नाम दोनों आप लोग याद रखना, अनंत बरुआ और एसके मोहंती, इनको सेबी के होल टाइम डायरेक्टर के रूप में 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन मिला हुआ है। नेक्स्ट, as per the data released by the Bank for International Settlements (BIS), India's bank credit to GDP ratio increased by what % in 2020? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात में 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 56%, ऑप्शन नंबर ए 56%, ऑप्शन नंबर ए 56% इसका आंसर हो जाएगा। और 2016 में ये जो है 59% का था, ठीक है ना, 2016 में 59% का था, और अभी ये जो है कितना हो गया है, 56%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन वॉज लॉन्च्ड बाय विच बैंक इन जून 2021? जून 2021 में किस बैंक के द्वारा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया गया था? ये नाम आप लोग याद रखना, ये पूछा गया है कि आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। जून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया गया था। लोन स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस ये नाम याद रखो हेल्थ केयर इसका स्कीम का, ठीक है ना, और ये बिजनेस लोन की जो स्कीम है इसका नाम याद रखो, किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी, किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ये भी आप लोग याद रखो। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की यहाँ पर बात हुई है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे एसबीआई की, तो दिनेश कुमार खारा, DKH, दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के चेयरपर्सन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो द बैंकर टू एवरी इंडियन, इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्थापना दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, 1955 में 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता दिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द रेजिलेंट केरला प्रोग्राम टू सपोर्ट केरलाज प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड कोविड-19? विश्व बैंक द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और कोविड-19 के खिलाफ केरल की तैयारियों का समर्थन करने के लिए, केरल की तैयारियों को सपोर्ट करने के लिए रेजिलेंट केरला प्रोग्राम के लिए कितनी ऋण राशि दी गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा 125 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। ये अमाउंट आप लोग याद रखना, 125 मिलियन USD वर्ल्ड बैंक के द्वारा रेजिलेंट केरला प्रोग्राम के लिए दिया गया, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 125 मिलियन USD। यहाँ पर बात हुई किसकी? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में हो जाएगा, ठीक है ना, वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड आर मालपास ये कौन हो जाएंगे? ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA to examine global shipping practices and frame a roadmap for similar activities in गिफ्ट सिटी? ग्लोबल शिपिंग प्रथाओं की जांच करने और गिफ्ट शहर में इसी तरह की गतिविधियों के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वंदना अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वंदना अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा।
IFSCA ने अभी एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाई है जो कि गिफ्ट सिटी में शिपिंग, फाइनेंसिंग, लीजिंग इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं इसकी जांच करेगी और इसका फ्यूचर रोड मैप तैयार करेगी कि किस तरीके से भविष्य में इस पर काम किया जाएगा, इसको किस तरीके से बूस्टअप किया जाएगा, ठीक है। और ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी की हेड कौन है ये इसमें पूछा गया है, और इस कमेटी के हेड जो है वो फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र वंदना अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। ये वंदना अग्रवाल जी को इस कमेटी का हेड बनाया गया है और ये अग्रवाल जी जो है वो फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए वंदना अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एन एनुअल सर्वे ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। वित्त वर्ष 2021 के लिए विदेशी देनदारियों और म्यूचुअल फंड और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों की संपत्ति पर एक वार्षिक सर्वेक्षण किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया। हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश आप लोग समझ लीजिएगा, इंग्लिश देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RBI। RBI इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। RBI ने जो है अभी एक एनुअल सर्वे जो है लॉन्च किया हुआ है 2021 के लिए, एक एनुअल सर्वे लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से, उस सर्वे का नाम क्या है, तो मतलब किसके लिए सर्वे लॉन्च किया गया है ना, तो फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए जो है एक सर्वे जो है RBI के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। और RBI ने इसके साथ साथ में एक और सर्वे रिपोर्ट जारी किया हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए ही सर्वे लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, नहीं, इसके साथ साथ में RBI ने भी एक और सर्वे जारी किया हुआ है। वो किस नाम से, वो किसके लिए है, तो इसका भी नाम हम लोग सुन लेते हैं। तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट। फिर से सुन लो आप लोग, वो सर्वे जो है एक और सर्वे RBI के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। वो किसके लिए है, किस नाम से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट नाम से किया गया है, ठीक। तो RBI इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का नाबार्ड, सेबी, सिडबी और RBI इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इनके चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दो। हाउ मच फाइन हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन एक्सीलेंट कोऑपरेटिव बैंक, जन सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड एंड द अजारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेस्पेक्टिवली फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ओवर मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स एंड नो योर कस्टमर्स। जमा खातों के रख रखाव और अपने ग्राहकों को जाने पर RBI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए हाल ही में उत्कृष्ट सहकारी बैंक, जन सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड और अजारा शहरी सहकारी बैंक पर RBI द्वारा क्रमशः कितना जुर्माना लगाया गया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि RBI ने भी हाल ही में एक्सीलेंट कोऑपरेटिव बैंक, जन सेवा सहकारी बैंक और अजारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना किस लिए लगाया गया है, मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट और नो योर कस्टमर्स के लिए जो RBI की गाइडलाइंस है, इन बैंकों के द्वारा इन गाइडलाइंस को पालन नहीं किया जा रहा है, इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन पर जुर्माना लगाया गया है। तो सभी बैंकों पर क्रमशः कितना कितना जुर्माना लगाया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, मतलब कि एक्सीलेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 4 लाख रुपए, ठीक है ना, बाकी दोनों बैंकों पर, जन सेवा पर और अजारा पर, इन दोनों पर 2-2 लाख रुपए का फाइन जो है वो RBI के द्वारा, RBI के दिशा निर्देशों को पालन न करने के कारण लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द वेब पोर्टल नेम्ड EPGS, ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर ग्रुप बिजनेस ऑपरेशंस। किस संगठन ने समूह व्यवसाय संचालन के लिए एक केंद्रीकृत मंच EPGS नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी LIC इसका आंसर हो जाएगा। LIC अपने ग्रुप बिजनेस ऑपरेशन के लिए EPGS, ठीक है ना, ये नाम याद रखना, EPGS नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ये नाम EPGS किसके द्वारा लॉन्च किया गया, LIC के द्वारा, ठीक है। और LIC की बात हो रही है तो LIC की चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, MR कुमार। MR कुमार जो है LIC के चेयरपर्सन हो जाएंगे। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक्स लेंडिंग आर्म
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्ट प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सॉल्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी गई है, ये इसमें पूछा गया है। 1860 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1860 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है सॉल्ट प्रोग्राम की, ये कहाँ पर चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है। इस सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। ये जो सॉल्ट है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना। फिर से सुन लो, एस से हो जाएगा सपोर्टिंग, ए से हो जाएगा आंध्राज, एल से हो जाएगा लर्निंग, टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लोन अमाउंट याद रखने की ज़रूरत है। ये हम लोगों को याद रखना है 1860 1860 करोड़ रुपए किसके द्वारा दिया गया, ये भी हमको याद रखना है। तो ये दिया गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया, कितना दिया गया, बस इतना याद रखो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD है, ये वर्ल्ड बैंक की एक लेंडिंग आर्म्स है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की एक ऋण शाखा है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक के अंडर 5 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ठीक है ना। 5 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, और एक तो आप लोगों के लिए बता ही दिए गए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। बाकी 4 के नाम भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। पहला हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के अंदर जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, पहला हो जाएगा IBRD, ठीक, ये क्वेश्चन में ही बताया गया है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा IDA, शॉर्ट फॉर्म में लिखता चल रहा हूँ, दूसरा हो जाएगा IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा IFC यानी कि द इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा MIGA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये हो जाएगा चौथा। और हम लोग अगर 5वें की बात करेंगे, फिफ्थ की, तो फिफ्थ हो जाएगा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICSID, ठीक है ना, ICSID यानी कि द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक। तो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 तरीके के जो हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन, इसके सब्सिडरी समझ लो आप लोग, इस तरीके से ये काम करते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, जिसमें कि IBRD जो है इसकी ऋण शाखा होती है, सबके अपने अलग अलग काम है। ये नाम हम लोगों को पता होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको बताया। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लिखा नहीं तो वीडियो पीछे करो, ये सारे नाम लिख लो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात किसकी हुई है, वर्ल्ड बैंक की बात हुई। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये आप लोगों को फटाफट कमेंट कर बताना होगा। आप लोग कमेंट कर बताओ कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसका प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। Which bank has partnered with ArcelorMittal Nippon Steel India to make India's first digitized bill discounting transactions? भारत का पहला डिजिटल बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन प्रदान करने के लिए किस बैंक ने ArcelorMittal निपॉन स्टील इंडिया के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। ICICI बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के पहले डिजिटाइज बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके माध्यम से जो है सेलर और बायर दोनों के बीच में एंड टू एंड ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही हम लोगों को जानना था। ICICI बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो संदीप बख्शी जी उसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम है ना ख्याल आपका, ये ICICI बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1955, ठीक ना, 1955 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एनी फीचर नेम्ड पे योर कॉन्टैक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक इन इट्स मोबाइल ऐप। किस बैंक ने अपने मोबाइल ऐप में पे योर कॉन्टैक्ट नामक एक नई सुविधा शुरू की है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ई कोटक महिंद्रा बैंक। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं करना, ये नाम याद रखो, पे योर कॉन्टैक्ट, ये फैसिलिटी, ये फीचर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, कोटक महिंद्रा के द्वारा, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, RBI हैज एक्सटेंडेड द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC टिल विच डेट इन जून 2021। RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक PMC बैंक पर नियामक प्रतिबंधों को जून 2021 में किस तारीख तक बढ़ा दिया गया, कब तक बढ़ा दिया गया। इसमें ये पूछा गया है कि RBI ने PMC बैंक पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
ठीक ना। जून 2021 में 6 महीने के लिए और बढ़ाकर जो है रिस्ट्रिक्शंस को दिसंबर 2021 कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा पीएमसी बैंक पर। नेक्स्ट देखते हैं। टू एम्पावर द एमएसएमईज बाय प्रोवाइडिंग इजी टू यूज सॉल्यूशन, मास्टर कार्ड हैज पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी। उपयोग में आसान समाधान प्रदान करके एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए मास्टर कार्ड ने किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है? इंस्टामोजो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन पढ़ते चलो और याद करते चलो, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी है नहीं। ऑप्शन नंबर ए इंस्टामोजो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। व्हेन इज द नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे एनुअली ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, इसमें पूछा गया है 28 जून। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 20 जून। ठीक है, 28 जून ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 28 जून को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम नेम्ड एमएसएमई प्रेरणा वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक इन व्हिच स्टेट इन जून 2021। जून 2021 में इंडियन बैंक के द्वारा किस राज्य में एमएसएमई प्रेरणा नामक एक व्यवसाय सलाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है कि एमएसएमई प्रेरणा नामक एक व्यवसाय सलाह कार्यक्रम जून 2021 में इंडियन बैंक के द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा महाराष्ट्र में एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जून 2021 में। ठीक है ना, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए इंडियन बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है ना, इसे कब लॉन्च किया गया? एमएसएमई प्रेरणा नामक की जो इंडियन बैंक का एक इनिशिएटिव है, ये कब लॉन्च किया गया फर्स्ट टाइम? तो अक्टूबर 2020। ठीक है ना, अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसे जो है लॉन्च किया गया था। बाद में धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी इसे लॉन्च किया जा रहा है। उसी के तहत में भी जून में महाराष्ट्र के नागपुर में यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है ना, यहाँ पर बात किसकी हुई है? इंडियन बैंक की बात हुई है। तो अगर इंडियन बैंक की बात हुई तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को जानना होता है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर ओन बैंक, योर ओन बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है ना, एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो पद्मजा चुंद्रू इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। 1907 में इंडियन बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। इंडियन बैंक के बारे में बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को पता भी होंगी जो लगातार वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जो लगातार सीरियसली पढ़ाई करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रेजरी सोल्यूशन हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू जनरेशन बैंकिंग सोल्यूशंस इन कुवैत। कुवैत में नई पीढ़ी की बैंकिंग समाधानों को लागू करने के लिए कॉमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत द्वारा किस ट्रेजरी समाधान का चयन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा TCS BANCS, TCS BANCS। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा TCS BANCS। ठीक है, और इसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करेंगे आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कॉमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को कुवैत में न्यू जनरेशन बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है ना, ये दोनों TCS BANCS ब्रांड नेम से काम करेंगे। किस नाम से काम किया करेंगे इस पार्टनरशिप के बाद में? TCS BANCS, इस नाम से, इस ब्रांड नाम से ये दोनों लोग काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID फॉर इंडिया टू कॉन्फ्रंट कोविड-19 इन जून 2021। जून 2021 में भारत को कोविड-19 का सामना करने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? इसमें पूछा गया है 41 मिलियन USD, 41 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 41 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जून का जो पेंडिंग पार्ट रह रहा था इसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जुलाई का भी पेंडिंग रह रहा है, जुलाई को हम लोग पैरेलल भी स्टार्ट कर देंगे। अगस्त का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। अगस्त का फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत आप लोगों को अगस्त का वीडियो मिल जाएगा। और जून की PDF भी 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है ना,
तो जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए सारी चीज़ें जानना जरूरी है। हम लोगों ने अपना ऐप वगैरह भी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप के लिंक पर जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर जाकर आप लोग इसकी PDF वगैरह ले सकते हैं। ठीक, तो जो कुछ भी पेंडिंग था वो सारी चीज़ें आज से हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट कर दिया है। जून कंप्लीट कर रहे हैं, जुलाई चलता रहेगा, अप्रैल भी आप लोगों को जुलाई चलता रहेगा, और अगस्त का जो भी हमारा रह रहा है वो भी आप लोगों को फटाफट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी पेंडिंग नहीं रहने वाला है। और RBI सर्कुलर की जो हमारी प्लेलिस्ट है, RBI कहता है जो हमारी सीरीज है, ये भी धीरे धीरे आप लोगों को, इसके भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। पढ़ाई आप लोग धुआंधार तरीके से जारी रखो, कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी साइड से कोई भी कमी आप लोगों को नहीं मिलने पाएगी। जितना कुछ भी पेंडिंग रह रहा है बहुत ही जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए वाइंड अप करते हैं इसको आज। थैंक यू।